Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. Dear students, in today's session let's learn Standard 10 Class 10 History and Political Science का जो हमने टेक्स्ट बुक सीरीज लॉन्च किया है. So students, we have already completed history का हमने पूरा पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है. लेसन नंबर 1 to 9 मैंने ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड कर दिए हैं. I have already taught and uploaded the lesson number 1 to 9. Please check the link below in the description box and above also in the I button. ऊपर आपको I button दिख रहा है, वहां पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा. सो हिस्ट्री के सारे लेसन्स ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड हो चुके हैं. अब आज से हम शुरुआत करेंगे पॉलिटिकल साइंस को. सो दिस इज द लेसन नंबर 1, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो हमको पता है संविधान. सो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की जो प्रगति है उस पर जो काम किया गया है वो आज इस लेसन थ्रू हम पढ़ेंगे. सो चलिएगा बच्चों, लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज सेशन. द टेक्स्ट बुक ऑफ political science till now have helped us to take an overview of local government, the values and the philosophy of the Indian Constitution as also the governing structure created by the Constitution and India's place in international relations. तो यहाँ पर देखिएगा, इसका मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का टेक्स्ट बुक है, यानी कि अब तक आपने जितना भी क्लास 9 तक जितना भी आपने स्टडी किया है पॉलिटिकल साइंस के टेक्स्ट बुक का, तो उससे आपको क्या पता चला है. सो वी लर्नड अबाउट द लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय शासन संस्था जो है, द वैल्यूज एंड द फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के निहित विभिन्न मूल्य और उनके द्वारा अभिव्यक्त सिद्धांतों का हमने पढ़ाई किया है. And also the governing structure created by the constitution and India's place in international relations. और इसी के साथ साथ बच्चों संविधान द्वारा निर्मित शासन प्रणाली और जो इंटरनेशनल रिलेशंस, इसका मतलब होता है कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, सो उसके बारे में भारत का जो स्थान है इसकी हमने अभी तक के क्लास 9 तक के टेक्स्ट बुक थ्रू पढ़ाई की है. So the Indian Constitution has declared its objective to establish a सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. देखिए बच्चों, मुख्य बात यह है कि भारतीय संविधान ने भारत को सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक एंड रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य बनाने का उद्देश्य रखा है. Also, it has made extremely important provisions to ensure that the citizens get justice and their freedom is protected. देखिएगा, सबसे important बात है कि it has made extremely important provision to ensure that the citizens get justice and their freedom is protected. और हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण एक प्रावधान जो है, नागरिकों को न्याय मिले, उनकी स्वतंत्रता बाधित रहे, इसके लिए संविधान में कई महत्वपूर्ण जो प्रोविजंस हैं वो किए गए हैं. The Indian Constitution is seen as the means through which a progressive developed society based on social justice and equality will be established. सामाजिक न्याय और समता पर आधारित प्रगत एवं विकसित समाज के निर्माण के साधन के रूप में भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसकी ओर देखा जाता है. So the Constitution came into force on 26 January 1950. So देखिएगा, ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है. दिस इज द इम्पोर्टेंट वन. तो ये आपको जानकारी ध्यान में रखनी है कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 से देश का शासन चलाना प्रारंभ हुआ. And since then the government has been working in accordance with the principles of the constitutions. और तब से लेकर अभी वर्तमान समय तक संविधान के आधार पर जिस प्रकार की शासन व्यवस्था रही है. सो इन दिस चैप्टर देखिएगा, we will take a brief overview of the wide-ranging nature of Indian democracy, important changes that have taken place in its political process, and steps that have been taken to establish social justice and equality. Social justice यानी सामाजिक न्याय and equality यानी कि समानता, यानी कि 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान के अनुसार भारत देश का शासन चलाना तो प्रारंभ हुआ. तब से लेकर अभी तक वर्तमान समय तक बच्चों की संविधान के आधार पर जिस प्रकार की शासन व्यवस्था रही, उसके द्वारा
भारतीय लोकतंत्र का व्यापक होता गया जो प्रारूप है, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन और सामाजिक न्याय तथा समता को स्थापित करने की दृष्टि से जो कदम उठाए गए। सो आज के इस लेसन में दिस रिव्यू विल प्राइमरली फोकस ऑन 3 एरियाज: डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड जुडिशियल सिस्टम। देखिए बच्चों कि आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, नंबर 2 सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय और समता, एंड जुडिशियल सिस्टम यानी कि न्याय व्यवस्था। इन 3 मुद्दों पर अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। सो देखिएगा, फर्स्ट लेट्स लर्न डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉलिटिकल मैच्योरिटी यानी राजनीतिक परिपक्वता। डेमोक्रेसी डज नॉट merely imply a representative structure। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में मात्र लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की संरचना ही महत्वपूर्ण नहीं होती है। The essence of representative system is to integrate the principles of democracy in actual practice। देखिए बच्चों कि इसमें इसकी संरचना के आधार पर प्रत्यक्ष रूप में जो व्यवहार किए जाते हैं उन पर ही लोकतंत्र समाज के राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। एंड वंस दिस इज डन, डेमोक्रेसी बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सोसाइटी। और इसी तरह से यह जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी है, ये इंटीग्रल पार्ट बन जाता है पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सोसाइटी का। अभी देखिएगा, अकॉर्डिंगली इसके अनुसार द इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। देखिएगा, इसी के अनुसार हमारे भारत देश में लोगों को सीधे सीधे प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाली हमारी पार्लियामेंट यानी संसद, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानसभाएं, एंड लोकल गवर्नमेंट्स यानी कि स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं। Holding free and fair elections at regular intervals is an important indicator of India's successful democracy। भारत का जो लोकतंत्र है, देखिए, यदि इनमें समाज का जो सहभाग है और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पर विचार करें तो भारत में लोकतंत्र व्यापक स्तर पर सफल हुआ दिखाई देता है। The increasing participation of the people in the political process and political competition shows that the Indian democracy has become successful to a great extent। और जिस तरह से देखिएगा, लोग जिस तरह से इसमें सहभाग ले रहे हैं तो इसी की वजह से लोकतंत्र सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इसमें देखिए बच्चों कि जो चुनाव होते हैं, ठीक है, कि there is a holding free and fair election at regular intervals। ये आपको लाइंस ध्यान में रखनी है, यानी कि निरंतर होने वाले चुनाव के कारण भारतीय जो मतदार हैं उनकी राजनीतिक समझ और भी मैच्योर हो गई है और चुनाव के बीच घोषित होने वाली जो सार्वजनिक नीतियां या फिर जो समस्या है, इनके विषय में भारत का जो वोटर है, जो मतदाता है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी कि सार्वजनिक समस्याओं के विकल्पों पर सोच विचार करके मतदान करने की मानसिकता लोगों में डेवलप हो चुकी है। सेकेंड वाला पॉइंट है राइट टू वोट। राइट टू वोट यानी कि मताधिकार, यानी कि आप जब वोटिंग करते हो, so it comes in right to vote, मताधिकार। The Indian Constitution had made the provision of right to vote for adults। यानी कि देखिए, भारतीय संविधान में जो एडल्ट्स है उनके लिए राइट टू वोट का जो प्रोविजन है वो बनाया गया है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड सेवरल प्रोविजंस एग्जिस्टेड व्हिच रेस्ट्रिक्टेड द राइट टू वोट। देखिएगा कि मतदाधिकार के संकुचित करने वाले जो प्रावधान या फिर जो प्रोविजंस थे वो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में यानी कि स्वतंत्रता पूर्व काल में प्रचलित थे। ऑल सच प्रोविजंस वर कैंसल्ड, वो सभी अभी पूर्णतः कैंसल कर दिए गए हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड एडल्ट सफरेज बाय गिविंग द राइट टू द वोट इक्वली। देखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद जितने भी वो रेस्ट्रिक्शंस थे वो निकाले गए हैं और अभी स्वतंत्र भारत में देश के प्रत्येक भारतीय स्त्री पुरुष के लिए
टू बोथ मेन एंड वुमेन के लिए अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स यानी कि 21 वर्ष की आयु की शर्त निर्धारित करके उन्हें संविधान द्वारा मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। एंड the voting age was later reduced from 21 to 18, which gave opportunity of political participation to the young generation in India. पहले तो देखिएगा स्वतंत्रता के बाद 21 यानी कि 21 ईयर्स अगर आपका है तो आप वोटिंग कर सकते हो, राइट टू वोट का एक्ट यानी कि आपको वो अधिकार है। लेकिन उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस हो गए। इस अधिकार को और व्यापक करने के लिए जो वोटर है, जो मतदाता है, उसकी जो आयु है, उसका जो एज है वो 21 से 18 करा दिया, ताकि भारत की युवा पीढ़ी पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है उसमें अपना योगदान दे सके। So such provisions have made India the largest democracy in the world। और ये जितने भी अधिकार हैं इनसे देखिएगा भारत लोकतंत्र की व्याप्ति बढ़ाने वाले इस परिवर्तन के कारण ही भारतीय जो लोकतंत्र है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। अगर अदर कंट्रीज से आप कंपेयर करो तो भारत में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या केवल भारत में पाई जाती है। एंड दिस चेंज इज नॉट ओनली क्वांटिटेटिव बट आल्सो क्वालिटेटिव एज न्यू पॉलिटिकल पार्टीज आर एमर्जिंग विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ यंग वोटर्स। देखिएगा क्वांटिटेटिव यानी कि सिर्फ यहाँ पर यह परिवर्तन केवल संख्यात्मक नहीं है तो क्वालिटेटिव है यानी कि गुणात्मक है, क्योंकि कई जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सो इन्हीं युवा मतदाताओं के समर्थन से सत्ता की जो कंपटीशन है उसमें उतर आए हैं। एंड these parties represent various expectation of people and compete in the political spur। और इस कारण भारत में राजनीतिक जो प्रतिद्वंद्विता है तो इसका भी स्वरूप बदला गया है और लोगों की इच्छा आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व देने के जो उद्देश्य है, सो इससे आज कई राजनीतिक जो दल है उनमें कंपटीशन दिखाई देता है। सो हमने फर्स्ट वाला जो पॉइंट लर्न किया वो पढ़ा, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में देखिएगा पॉलिटिकल मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट है यानी कि राजनीतिक जो परिपक्वता है। देन द सेकेंड पॉइंट इज राइट टू वोट। अभी हम थर्ड पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। सो ये टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगी अभी। थ्रू दिस टॉपिक विल जस्ट गेट इट इनटू डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण। इसका मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वो लोकतंत्र का मौलिक घटक है। Decentralization control the misuse of power and also create opportunities for political participation for the common people। देखिएगा कि डिसेंट्रलाइजेशन से यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के साथ साथ जो कॉमन पीपल है उनको भी सत्ता में सहभागी होने का जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल जाता है। The directive principles of state policy include the provisions for democratic डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में संविधान के दिशा निर्देश सिद्धांतों में ये जो प्रोविजंस है वो किए गए हैं। वन सच इम्पोर्टेंट प्रोविजन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है इज रिगार्डिंग एम्पावरिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेक जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और रियलिटी यानी कि स्थानीय स्तर पर जो लोकल गवर्नेंस है, लोकल जो गवर्नेंस है कि स्थानीय स्तर की शासन संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार प्रदान करके उनके द्वारा जो वास्तविक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसको प्रत्यक्ष रूप देने का जो एक सिद्धांत है इसमें इंक्लूड हो जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस देखिएगा भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। और देखिएगा कि इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए कई प्रयत्न हुए। वन सच इम्पोर्टेंट अटेम्प्ट इज द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको हम खास आ जाता है, इम्पोर्टेंट है कि कौन से अमेंडमेंट्स हैं इम्पोर्टेंट फॉर द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड, विच आर द टू इम्पोर्टेंट।
अमेंडमेंट्स। सो 73rd और 4th ये ध्यान में रखना है आपको, अपने दिमाग में ये फिट करवा दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। लिखिएगा कि सबसे बड़ा प्रयत्न 73rd और 74th का जो संविधान का जो अमेंडमेंट है वो है which gave a constitutional status to local self-governing institutions and also increased their power. So ये जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है, इनके कारण जो स्थानीय शासन संस्था है उनको संविधान की स्वीकृति तो मिली और इसी के साथ साथ उनके जो अधिकार थे उसमें भी कई ज्यादा चेंजेस हो गए, उनको बहुत सारी पावर यहाँ पर दी गई। क्या आप बता सकते हो बच्चों, दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली, कैन यू टेल द रीजन फॉर द फॉलोइंग चेंज, कि जो अभी मैं आपको नीचे जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे के रीजन आपको बताने हैं। यू जस्ट डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर टीचर्स दैट द पॉइंट नंबर 1, सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व फॉर वुमेन टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस, कि सत्ता में महिलाओं का सहभाग बढ़ाने हेतु उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए हैं। ऐसा क्यों? नंबर 2 है some seats are kept reserved for weaker section of the society so that they can get a share in political power। जिस तरह से वुमेन्स के लिए सीट्स रिजर्व रखे गए हैं उसी तरह से जो दुर्बल समाज वर्ग है उसको सत्ता में सहभागी होने के लिए उनके लिए भी रिजर्व कुछ सीट्स रखे हैं। नंबर 3, द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। एंड नंबर 4, द 11th एंड 12th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में 11 और 12वां जो परिशिष्ट है इन दो नए परिशिष्टों का समावेश किया गया, इनके बारे में आप चर्चा कीजिएगा। सो अभी हम पढ़ेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी कि सिटीजन एम्पावरमेंट इज द इसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए बच्चों, लोकतंत्र में नागरिकों का सक्षमीकरण, एम्पावरमेंट का मतलब होता है सक्षमीकरण, कई रूपों में होना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स पार्टिसिपेशन एंड इंटरैक्शन विद द गवर्नमेंट। देखिए बच्चों, नागरिकों को उसमें सहभागी होने का अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनके साथ सरकार का संवाद बढ़ना चाहिए। Increased communication between citizens and government helps in strengthening democracy and in building a relationship of trust between them। सरकार और जो नागरिक है तो इनके बीच जितनी भी दूरी है वो कम रहेगी और संवाद अधिक होगा और उतनी मात्रा में जो डेमोक्रेटिक हमारी जो डेमोक्रेसी है यानी कि लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो डेवलप और स्ट्रांग होने में मदद मिल जाती है। So citizens have a right to know about the functioning of the government। So इसीलिए जो लोग हैं, ठीक है, तो उनको सरकार द्वारा पारस्परिक विश्वास बढ़ाने हैं तो कौन से कदम उठाए जाते हैं इनकी तो जानकारी होनी चाहिए, राइट। दे हैव अ राइट टू नो अबाउट द functioning of the government and the government of India gave the right to information to the citizens of India to ensure transparency and accountability which are the hallmarks of good governance। यानी कि एक अच्छी सरकार के जो लक्षण है यानी कि सुशासन जिसे कहते हैं, इसकी दो विशेषताएं क्या है? एक तो ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व को प्रत्यक्ष रूप में उतारने के लिए भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। देखिएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन हैज मेड द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट एंड हैज रिड्यूस्ड द एलिमेंट ऑफ सेक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो सूचना के अधिकार के कारण जो राइट टू इंफॉर्मेशन का जो एक यहाँ पर अधिकार है, इसके कारण सरकारी कामकाज में रखी जाने वाली जो गोपनीयता है वो कम हो गई है और सरकारी कामकाज में एक स्पष्टता आ गई है, एक पारदर्शिता आ गई, एक ट्रांसपेरेंसी आ गई है और इससे लोगों को बहुत ही मदद मिली है। इससे गवर्नमेंट और जो कॉमन पीपल है, सिटीजन है, इनमें का जो डिफरेंस है ये कई चांसेस पे कम हो चुका है। Because after the year 2000 के बाद the whole approach towards democratic reform has changed, क्योंकि 2000 साल के बाद नागरिकों के लिए सुधार उपलब्ध कराते समय अभी उनको जो अधिकार दिया गया, like democratic reforms are considered as rights of citizens। Accordingly, citizens in India have got right to information, education and food security। देखिएगा, तो लोगों की एक लेवल जो है यानी कि भारत के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इससे देखिएगा अकॉर्डिंगली सिटीजन्स इन इंडिया हैव गॉट राइट टू इंफॉर्मेशन, उनके
सूचना का अधिकार तो उन्हें मिला, एजुकेशन, शिक्षा एंड फूड सिक्योरिटी और खाद्यान्न सुरक्षा, ये जो अधिकार है भारतीयों को मिले। एंड दिस राइट्स हैव स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन इंडिया, और इन्हीं अधिकारों से जो हमारा भारत का लोकतंत्र है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, वो निश्चित रूप से प्रबल हो चुकी है। सो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीए 2005, इससे रिलेटेड आपको जो डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, राइट द थिंग्स अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन, और जस्ट आपको आ जाएगा एक्सप्लेन राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीए 2005। सो इससे रिलेटेड ये जो कुछ टॉप लाइंस है, ये आपको ध्यान में रखनी है। आई थिंक 3 to 4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। सो बच्चों, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। डू यू नो राइट्स बेस्ड अप्रोच, यानी कि अधिकाराधिष्ठित दृष्टिकोण, अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण। इन द डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, प्रोग्रेस वाज मेड टुवर्ड्स मोर एंड मोर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडिया। देखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात कुछ दशकों तक भारत में लोकतांत्रिकरण हो, एंड हाउएवर इन दिस प्रोसेस सिटीजन्स वर कंसिडर्ड एज बेनिफिशरीज, और इसके लिए कई सुधार किए गए, परंतु इसमें जो सिटीजन्स है, नागरिक है, उनको बेनिफिशरीज यानी लाभार्थी की दृष्टि से ही देखा गया था। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द राइट ऑफ द सिटीजन, लेकिन पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों से जो सुधार होते गए, इससे नागरिकों के वे अधिकार है, इस भूमिका से सभी चीजें की जा रही हैं। पहले तो ये लाभार्थी की दृष्टि से देखा जाता था इंडियन सिटीजन्स को, लेकिन अभी नागरिकों के अधिकार यानी कि एज द राइट ऑफ द सिटीजन करके ये चीजें अब बताई जाती हैं। सो इन योर ओपिनियन, हाउ विल दिस अप्रोच चेंज द रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन? तो आपको इस प्रकार का दृष्टिकोण रखने से जो गवर्नमेंट है और जो सिटीजन है, इनके बीच में का जो एक रिलेशन है, तो जो संबंध है, इनमें कौन कौन से परिवर्तन आ सकते हैं, ये आपको आपके पॉइंट्स नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और आपके सब्जेक्ट टीचर को दिखाने हैं। और एक है ग्रुप डिस्कशन के लिए एक्टिविटी आपको बताया गया है। डू यू थिंक दैट सिटीजन्स इन इंडिया शुड हैव द राइट टू एम्प्लॉयमेंट? क्या बच्चों आपको लगता है कि भारतीय नागरिकों को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए? अगर हाँ, तो आप उसके क्यों होना चाहिए वो लिखिएगा। And according to you, if everyone gets the right to shelter, how will it affect democracy in India? यानी कि अगर आपके मुताबिक, यानी कि आपकी दृष्टि से अगर सभी लोगों को आवास का अधिकार मिल गया, तो अपने देश के लोकतंत्र पर उसका क्या असर होगा, क्या परिणाम होगा, इसके भी मुद्दे आपको लिखने हैं और आपके सब्जेक्ट टीचर को दिखाने हैं। सो अभी हम लर्न करेंगे सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। जैसा कि मैंने बताया, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय एंड इक्वालिटी यानी समानता। So social justice and equality are the important objective of our constitution. One liner question यहाँ पर आपको 1 marks के लिए आ सकता है एग्जाम में। What are the important objectives of our constitution? That is सामाजिक न्याय, social justice and equality यानी समानता, समता, यह हमारे संविधान के प्रमुख उद्देश्य हैं। The Constitution has given the guidelines to establish a new society based on these two values. और ये जो दो मूल्य है, इन्हीं के आधारित एक नए समाज का निर्माण करना हमारा मुख्य ध्येय है। We are following the path laid down by our Constitution to achieve this goal. और देखिएगा बच्चों की हमारे संविधान में भी इस दिशा में अग्रसर होने का मार्ग स्पष्ट किया गया है, और इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा काम चल रहा है। सो सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी आर द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है या फिर 1 लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। अभी देखते हैं इससे रिलेटेड थोड़ा इंफॉर्मेशन। दैट इज टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस इज टू रिमूव दो सोशल कंडीशंस which are responsible for injustice and insist on the equality of dignity for all individuals. तो बच्चों ध्यान में रखना है कि अगर आपको सामाजिक न्याय को प्रस्तावित करने से यह मतलब है यहाँ पर कि जिन सामाजिक कारणों से व्यक्तियों पर अन्याय होता है, ठीक है, इनजस्टिस का मतलब होता है कि अन्याय होता है, तो उस अन्याय को दूर करना और व्यक्ति के रूप में सभी का स्तर समान होता है, इसका आग्रह करना। सो ये जो चीजें हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी एम एट एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन सोशल स्टेटस सच एज सुपीरियर और inferior on the basis of caste, religion, language and gender, place of birth, race, property and giving equality of opportunity for development to every individual. देखिए बच्चों यहाँ पर कि जाति है, धर्म है, भाषा है, लिंग है,
जन्म स्थान है, वंश, संपत्ति के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव न करते हुए जो ये भेदभाव चलता है, ठीक है, इसका भेदभाव न करते हुए सभी को विकास के समान अवसर प्रदान करना न्याय और समता के प्रमुख जो है उद्देश्य है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। So to establish justice and equality, efforts are to be made at all the levels of society. और यह हमारा भी एक कर्तव्य है कि सामाजिक न्याय और समता प्रस्थापित करने के लिए समाज में सभी स्तरों पर प्रयत्न करने पड़ते हैं, बट लेकिन द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स एंड पॉलिसीज ऑन दिस फ्रंट आर मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन सरकार जो है, सरकार की नीतियां और जो अन्य प्रयत्न है, इनको विशेष महत्व आ जाता है। फॉर डेमोक्रेसी to be inclusive, one must try to bring all sections of the society into the mainstream। देखिएगा, लोकतंत्र को अधिकाधिक सर्वसमावेशक बनाने के लिए समाज के जितने भी घटक है उनको मुख्य प्रवाह में आना बहुत ही जरूरी है। To bring all sections of the society into the mainstream, सभी को एक मुख्य प्रवाह में लाना बहुत ही जरूरी बात है। Democracy is in fact a process of accommodating different sections in society। देखिए यहाँ पर लोकतंत्र का मतलब क्या बताया गया है कि सभी समाज घटकों को समाहित कर लेने की प्रक्रिया। So democracy helps in reducing social conflicts। बच्चों ध्यान में रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ट्रू और फॉल्स में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस इज द ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि डेमोक्रेसी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। ट्रू और फॉल्स के लिए आपको आ जाता है कि देखिएगा कि लोकतंत्र के कारण समाज में निहित संघर्ष कम होता है। एंड लेट अस टेक रिव्यू ऑफ द एफर्ट्स मेड इन इंडिया इन दिस डायरेक्शन। और इस दिशा में हमारे देश में, भारत देश में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। सो देखिएगा, द फर्स्ट पॉइंट विल गोइंग टू लर्न, दिस इज अबाउट पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी कि आरक्षित स्थानों की जो एक नीति है, इसके बारे में अभी हम जानकारी ले लेंगे। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इज मीन्ड फॉर दोज सेक्शन ऑफ सोसाइटी who have been deprived of the opportunities for education and employment for a long period of time। इसका मतलब क्या है कि जो जनसमूह अथवा सामाजिक वर्गों को एजुकेशन यानी कि शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो रोजगार है, तो इनके अवसरों से दीर्घकाल से वंचित रहा है, ऐसे सामाजिक वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों का जो ये एक प्रोविजन है बनाया गया है। Accordingly, in educational institutions and in government services, some seats are kept reserved for scheduled caste and scheduled tribes। जैसे कि आप सबको पता है, और इसी के लिए, इसी के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एजुकेशन और गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है, इसमें कुछ स्थान रिजर्व्ड यानी कि आरक्षित रखे जाते हैं। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। और इसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षित स्थानों का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। सेकेंड वाला पॉइंट है द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करने वाला जो कानून है, इसके बारे में दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एग्जाम में आपको आ सकता है एक्सप्लेन करके कि एक्सप्लेन द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। तो इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन पता होना जरूरी है कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट एक्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। देखिए बच्चों, जो सामाजिक न्याय और समता प्रस्तापित करनी है, तो इसके उद्देश्य से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून बनाया गया है। दिस एक्ट प्रिवेंट्स any injustice against the people belonging to scheduled caste and scheduled tribe and any act of atrocity committed against them is liable for punishment। देखिए कि यह जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, सो इससे अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों पर अगर कोई भी अन्याय होता है, तो यदि किसी प्रकार का अत्याचार होता है, तो दंड का प्रावधान यहाँ पर है, तो उस पर्सन को, उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिल जाती है। आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोली है, दैट इज रीड द प्रोविजंस ऑफ द अबोव लॉ, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, व्हाट एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिवेंट एट्रोसिटीज। यानी कि जो पिछड़ी जनजातियां हैं, अनुसूचित जाति या फिर जनजाति है, इन पर होने वाले अत्याचार जो है, ये रोकने के लिए जो कानून बनाया गया है, इससे रिलेटेड आपको अन्य किन उपायों की जरूरत और है, यह आपको पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं।
यहाँ पर हम लर्न करेंगे प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज, थर्ड वाला पॉइंट जो है, जो किसमें आ जाता है, दैट इज सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी में आता है, दैट इज कि अल्पसंख्यकों से संबंधित जो प्रावधान है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड सेवरल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। देखिए बच्चों कि भारतीय संविधान द्वारा जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी सुरक्षा हेतु कई प्रावधान किए गए हैं। द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज फॉर माइनॉरिटीज टू प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अल्पसंख्यक लोगों को एजुकेशन यानी कि शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, इनके अवसर प्राप्त हो, इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई है, तैयार की गई है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एंड रीजन। और जो हमारा भारतीय संविधान है इसके द्वारा जाति, धर्म, वंश, भाषा और प्रदेश के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज which fundamentally protects their right to equality, freedom, right against exploitation and cultural and educational rights। देखिए बच्चों एक्सक्यूज मी, अल्पसंख्यकों के विषय में यह प्रावधान व्यापक रूप में है कि यहाँ पर देखिएगा समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कि अन्याय और शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। यह जो है अल्पसंख्यक वर्गों को मौलिक रूप से संरक्षण यहाँ पर प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज के लिए प्राप्त हो चुका है। देखिएगा आगे वाला पॉइंट हम लर्न करेंगे लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन। जो महिलाएं हैं उनसे संबंधित कानून और प्रतिनिधित्व विषयक प्रावधान कौन से हैं। इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, देखिएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड यानी कि स्वतंत्रता मिलने से पहले का समय, एफर्ट्स वर मेड फॉर एम्पावरिंग वुमेन, तो उसी समय से महिला सक्षमीकरण हेतु प्रयासों की शुरुआत हो गई। Taking into consideration the problems of women, several policies have been adopted at national and international level to remove illiteracy among women and to make available opportunities for their development. Illiteracy का मतलब होता है कि निरक्षरता, महिलाओं में व्याप्त निरक्षरता को दूर करना और उनके डेवलपमेंट के लिए जो पर्याप्त अवसर प्रदान कराना है, इसी के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखकर कुछ जो पॉलिसीज है वो निर्धारित की गई है। द राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से देखिए उनको अधिकार है कि महिलाओं की उन्नति और अधिकारों की रक्षा करने के लिए उसे द राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड, कि उनकी पिता और उनके पति की संपत्ति में उन्हें बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। डावरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है कि दहेज प्रतिबंधक कानून इसे कहते हैं। एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी कि यौन शोषण यानी कि यौन अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून। डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन यानी कि घरेलू हिंसा प्रतिबंधक कानून। सो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण जो कानून है, एक्ट्स आर सम इम्पोर्टेंट प्रोविजंस व्हिच क्रिएट अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ वुमेन एंड सिक्योरिंग देयर डेवलपमेंट। सो यह जो कानून है इनसे महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता को अबाधित रखने और खुद का विकास करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही वुमेन हैव inadequate representation in politics and political institutions। हमारे देश में देखिएगा राजनीतिक और राजनीतिक संस्थाओं में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व शुरू से ही बहुत ही inadequate यानी कि कम रहा है। Many countries in the world have made efforts to increase representation of women, और विश्व के कई देशों ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए हैं।
From this perspective, changes are taking place in India as well. और इसी दिशा में भारत में भी कदम उठाए जा रहे हैं. The 73rd and 74th Amendment reserved 33% of seats for women in local self-governing institution. देखिएगा ये बहुत ही important topic रहेगा. वन लाइनर में आ सकता है, fill in the blanks में भी आ सकता है. ध्यान में रखिएगा कि 73rd और 74th का जो amendment है, so इससे स्थानीय शासन संस्थाओं में वुमेन्स के लिए 33% स्थान आरक्षित सीट्स रिजर्व रखे गए हैं. दिस परसेंटेज हैज बीन रेज्ड टू 50% इन सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र. देखिएगा, और तत्पश्चात यह जो 33% का कोटा है ये आगे जाकर 50% का 50% तक बढ़ाया गया है और यह महाराष्ट्र में कानून लागू हो चुका है. सो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की भी स्थापना की गई है और राज्य में भी राज्य महिला आयोग है. देखिएगा, अभी हम देखेंगे रोल ऑफ जुडिशियरी, यानी कि जो कानून का अधिकार है. The judiciary in India has played an important role in strengthening democracy and helping to make towards achieving the objective of social justice and equality. यह जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था से क्या होता है कि जो लोग हैं, ठीक है, सो उनको हम ऐसा कहेंगे कि व्हाट वी से कि कोई अगर उन पर हिंसा कहीं पे हो जाती है, किसी को अगर मदद की जरूरत है, उसके लिए यहाँ पर जस्टिस एंड इक्वालिटी से वो समस्या सॉल्व की जाती है. While interpreting the provision of the Constitution, the judiciary has a national commission for women has been established. और देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की भी स्थापना की गई महिलाओं के लिए. And similar commissions also exist at the state level. और स्टेट लेवल पर हर एक स्टेट में इसी तरह के बहुत सारे कानून हैं. The Act for the Protection of Women Against Domestic Violence is an important step in the direction of democracy. देखिएगा, घरेलू हिंसाओं से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कराने वाला कानून लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. This act underline the need to protect the dignity and self-esteem of women. देखिए, इस कानून से क्या पता चलता है कि स्त्री की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को बनाए रखने की आवश्यकता इस कानून द्वारा अधोरेखांकित की गई है. This act rejected traditional forms of domination and authoritarianism and expanded the scope of Indian democracy to make it inclusive in true sense. देखिएगा, परंपरागत वर्चस्व और अधिकार तंत्र को विरोध करने वाले इस निर्णय से भारतीय लोकतंत्र और व्यापक हो गया है और उसमें होने वाला जो इंक्लूजन है वो अधिक अर्थपूर्ण हुआ है. Always taken into consideration the fundamental objective of the constitution and also देखिए यहाँ पर द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की न्यायालयों की, यहाँ पर देखिएगा, सामाजिक न्याय और समता जैसे उद्देश्यों की पूर्ति करने की दिशा में और देश को सफल बनाने में भारतीय न्यायालय की भूमिका तो महत्वपूर्ण रही है. और न्यायालय ने संविधान में निहित प्रावधानों की व्याख्या करते समय संविधान में निहित जो मूल उद्देश्य है और संविधानकारों के उद्दिष्ट है उनको जो प्रावधानता दी है. सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द जुडिशरी इन दिस रिगार्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. देखिएगा, पॉइंट नंबर 1, रोल ऑफ जुडिशियरी, यानी कि यहाँ पर संविधान का जो मौलिक ढांचा है वो देखेंगे. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, लेट्स हैव अ लुक कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा, कि लोकसभा में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, दैट इज, यहाँ पर देखिए ईयर्स दिए गए हैं 1952 से लेकर लास्ट वाला ईयर यहाँ पर है 2014. सो यहाँ तक जो परसेंटेज महिला सांसदों का जो प्रतिशत रह चुका है और जो महिला सांसदों की संख्या है, ये आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी. सो दिस इज सम इंफॉर्मेशन आपको जो पढ़नी चाहिए. सो आपको क्या करना है, इस चार्ट को पढ़ना है, रीड द चार्ट एंड आंसर द, और ये जो क्वेश्चन पूछे हैं इनके आंसर्स आपको लिखने हैं. दैट इन विच इलेक्शन ईयर द नंबर ऑफ वुमेन एमपीज इज मिनिमम, कि किस वर्ष के चुनाव में महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी, मिनिमम थी, वो आपको लिखना है. देन इन विच इलेक्शन ईयर द नंबर ऑफ वुमेन एमपीज इज मैक्सिमम, किस वर्ष के चुनाव में महिला सांसदों की संख्या सर्वाधिक थी. And prepare a pie chart or bar chart with the help of the information given in the chart of the women MPs in the Lok Sabha election 1951 to 2040. देखिएगा, so यह जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, आपको इससे रिलेटेड एक पाई चार्ट या फिर बार चार्ट बनाना है.
आपको क्या लगता है बच्चों, व्हाट डू यू थिंक द विजिबिलिटी टू वुमेन इज वेरी लो इन पब्लिक लाइफ, कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की जो विजिबिलिटी है वो कम हो रही है? If family structure, social surrounding, economic sector, political sphere become more open, women will get a chance to participate in the decision making process that can provide a different direction to politics. देखिए, अगर महिलाओं के लिए जो फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, उसके बाद जो सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, इनकी निर्णय प्रक्रिया में अधिकाधिक अवसर दिए जाए तो समग्र राज्य शासन को एक पूरी नई दिशा मिलेगी। एंड फॉर दिस पर्पस वुमेन्स पार्टिसिपेशन शुड बी इंक्रीज इन द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, और इसी के लिए जो प्रातिनिधिक संस्थाएं, इनमें महिलाओं का सहभाग बढ़ना चाहिए। क्या आपको लगता है? जस्ट राइट योर ओपिनियन इन योर नोटबुक एंड शो इट टू योर सब्जेक्ट टीचर। तो देखिएगा, न्यायालय की जो भूमिका है उसमें रोल ऑफ जुडिशियरी, न्यायालय की भूमिका देखिए कि द जुडिशियरी इन इंडिया हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड हेल्पिंग टू मेक टुवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। लोकतंत्र को सशक्त बनाने की प्रक्रिया में और न्यायालय, यहाँ पर देखिए, सामाजिक न्याय व समता जैसे उद्देश्य की पूर्ति करने की दिशा में देश को सफल बनाने में भारतीय न्यायालयों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। While interpreting the provision of the Constitution, the judiciary has always taken into consideration the फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिएगा कि न्यायालय ने संविधान में निहित प्रावधानों की व्याख्या करते समय संविधान में निहित मूल उद्देश्य और संविधानकारों के उद्दिष्टों को प्रधानता दी है। We will try to understand the contribution of the judiciary in this regard with the help of the following point। चलिएगा, the point number 1, द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का मौलिक ढांचा हम देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक, देखिएगा संविधान प्रवहमान होता है। इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, देखिए बच्चों, ये इसका स्वरूप जीवित दस्तावेज की तरह होता है। The constitution has to change according to changing conditions and the parliament has a power to make those changes। देखिएगा, परिस्थिति के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करने पड़ते हैं और यह अधिकार पार्लियामेंट को प्राप्त है, संसद को है। The judiciary has accepted this power of the parliament to make changes in the constitution, but at same time specified the limitations on this power। देखिएगा, संसद के इस अधिकार को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने संसद के अधिकारों की सीमाओं को बहुत संसद को कराया गया है, उनके लिमिटेशन है संसद को भी। द जुडिशियरी हैज टेकन अ स्टैंड दैट द पार्लियामेंट व्हाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण यह बात है, संविधान में परिवर्तन करते समय संसद संविधान का जो मौलिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको क्षति न पहुंचाते हुए जो भी चेंजेस करने वो कर सकते हैं। तो ये भूमिका न्यायालय ने स्पष्ट की है। सो आपको यह समझना चाहिए कि प्लीज अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जनरली इंक्लूड्स फॉलोइंग प्रोविजन, कि ये प्रोविजंस नीचे दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, दैट इज रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, शासन का गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप। देन फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का संघ राज्यात्मक स्वरूप आ जाता है। प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की एकता और एकात्मकता का संवर्धन। सोवर्जिनिटी ऑफ द नेशन, यानी कि देश की संप्रभुता। एंड सेक्युलरिज्म एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पंथ निरपेक्षता और संविधान की सर्वश्रेष्ठता। सो इन सारे जो यहाँ पर देखिए प्रोविजंस है, यह आपको पता होने जरूरी है। नंबर 2 बच्चों ध्यान में रखिएगा, सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन, महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय, कि द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द सिटीजन बाय फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड मोर मीनिंगफुल थ्रू वेरियस डिसीजंस ऑफ जुडिशियरी। यानी कि यहाँ पर देखिए बच्चों कि संविधान में जो मौलिक अधिकार है जो नागरिकों के लिए है, तो नागरिकों को प्राप्त संरक्षण को और अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए न्यायालय ने कई निर्णय किए हैं। Some of the important subject on which the court has given judgment include right of children, जैसे कि देखिएगा कि rights of children है, कि उसमें बालकों का अधिकार है। Protection of human rights है, देन मानवाधिकारों का संरक्षण है। प्रोटेक्शन ऑफ द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन है, महिलाओं की प्रतिष्ठा और उनके प्रति आदर बनाए रखने की आवश्यकता। इंडिविजुअल फ्रीडम है, व्यक्ति स्वतंत्रता है, हर कोई व्यक्ति है जो स्वतंत्र है, जो अपने अधिकार
अपने निर्णय खुद ले सकता है। एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट यानी कि आदिवासियों का सक्षमीकरण, यह जो विषय है देखिए बच्चों, इनका समावेश इसमें हो जाता है। एंड दिस एफर्ट्स हैव मेड द पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया मोर मैच्योर। और इन सभी चीजों से क्या होता है कि भारत की जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, राजनीतिक प्रक्रिया मैच्योर यानी परिपक्व होने में मदद मिलती है। यह बच्चों आपको यह चीज ध्यान समझना बहुत ही जरूरी है। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स गुड गवर्नेंस और बेस्ट गवर्निंग प्रैक्टिसेस। लोकतंत्र के लिए एक अच्छा गवर्नेंस होना चाहिए, सुशासन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, और इसके लिए नीचे दी गई विशेषताएं अच्छे सरकार की बातें बताती है। व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग गुड गवर्नेंस इन डेमोक्रेसी। तो सुशासन की इन विशेषताओं को लोकतंत्र में लाने के लिए क्या करना चाहिए आपको बताना है। पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी कि जिम्मेदारी को भली भांति समझने वाली सरकार। नंबर 2 होता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट, एक तो प्रभावी और कार्यक्षम सरकार। देन थर्ड होता है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट यानी कि प्रतिसादात्मक सरकार होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, पारदर्शी प्रशासन होना चाहिए। नंबर 5, जस्ट एंड ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, न्यायपूर्ण और सर्वसमावेशक विकास होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और प्रशासकीय व्यवस्था और निर्णय प्रक्रिया में जनता का सहभाग। आपको और एक चीज समझनी जरूरी है बच्चों, फाइंड आउट द जजमेंट्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द अबव ऑब्जेक्ट्स इन रिसेंट ईयर्स एंड डिस्कस देम। आपको क्या करना है कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने जो हमने अभी ये जो पॉइंट्स लर्न किए ना यहाँ पर, इनसे रिलेटेड देखिए बच्चों कि कौन से निर्णय सुप्रीम कोर्ट में लिए गए हैं। इससे आधारित आपको गूगल पर इंफॉर्मेशन चेक करना है और नोटबुक में नोट डाउन करके आपके सब्जेक्ट टीचर को दिखाना है। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन, कि देखिए बच्चों द प्रोटेक्शन यानी कि महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय जो हमने अभी पढ़े, आई थिंक ये रिपीट हो चुका है, यहाँ पर वापस से ये जो पोर्शन है वापस से आ चुका है, लेकिन इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसके बाद राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है, प्रोटेक्शन ऑफ द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन है, उसके बाद इंडिविजुअल फ्रीडम है एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट को, ये जो अधिकार है ये हमें है। तो हमको व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए गवर्नमेंट को एक हेल्प हो जाती है कि वो अच्छी तरह से अपना रोल प्ले कर सके, लोगों का सहभाग ले सके। इन दिस चैप्टर देखिए बच्चों, इस चैप्टर में हमने वी टुक अ रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द बेसिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में जो कॉन्स्टिट्यूशन और उस पर आधारित सरकार द्वारा की गई प्रगति की हमने यहाँ पर एक जो एनालिसिस किया है। देयर आर मेनी चैलेंजेस बिफोर इंडियाज डेमोक्रेसी, और फिर भी भारतीय लोकतंत्र के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस है। गवर्नमेंट एक्ट्स एंड पॉलिसीज हैव नॉट पुट एन एंड टू ऑल द प्रॉब्लम्स, और इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों से सभी समस्या हल हो चुकी है। There are, however, what is important is that the people in India have developed a democratic mindset. लेकिन आज भी हमारे सामने अनेक नई समस्याएं हैं, परंतु लोकतंत्र के लिए आवश्यक ऐसा जनमानस उत्पन्न हो चुका है, लोगों में उसकी अवेयरनेस आ चुकी है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द इलेक्शन प्रोसेस। देखिए अगले चैप्टर में हम भारतीय चुनाव प्रक्रिया की जानकारी ले लेंगे। अगला चैप्टर अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप फिर चार्ट में आ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ शेयर कर सकते हो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स थ्रू आप सबका जो प्यार हमारे चैनल को मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग। और नेक्स्ट लेक्चर आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा और ऑल नोटिफिकेशन एक्टिव करवाने पड़ेंगे। सो चलिए बच्चों, जल्दी मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।